जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हाई IQ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, उन सब के लिए आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। परसेंटेज निकालने का मतलब ये है कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं उस तरीके से नहीं, आज यहाँ पे आपको नए तरीके में सिखाऊंगा, वो सारे नए कॉन्सेप्ट्स में आपको पढ़ाऊँगा जो आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स के लिए आपके लिए यूज़फुल रहेगा। इस चैप्टर को मैं मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पूरे मैथमेटिक्स में, क्योंकि जितने वर्सेटाइल क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे जाते हैं मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और चैप्टर में इतनी वर्सेटैलिटी है। लेकिन खैर जो भी हो, शॉर्टकट तरीके हों, कॉन्सेप्ट हो, वो सब के सब हम यहाँ पे आज सीखेंगे। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी स्टूडेंट जिसने कभी परसेंटेज पढ़ा भी नहीं अपनी लाइफ में, वो इस सेशन को देखने के बाद उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि वो किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे SSC, UPSC या बैंकिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मादा रखता हो। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें ये सिखाया जाता था परसेंटेज के बारे में। हम क्या बोलते थे, परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे परसेंट, इसके शब्द में क्या लगा है, पर और सेंट। पर का मतलब होता है डिवाइड और सेंट का मतलब होता है 100। यानी कि अगर आपको बोलूँ मैं x% क्या होता है, तो x% क्या होता है, x/100। ठीक है, तो x% क्या होता है हमारे पास, x/100। ठीक है, वैसे ही मैं बोल दूं कि भाई अच्छा 25% कितना होता है, 25% कितना होता है जी, 25/100। ठीक है, अब किसी भी नंबर का आपको 25% निकालना हो, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि 484 का 25% निकालिए, तो आप इस तरीके से करेंगे 25/100, है ना। उसके बाद इसको काटेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके आप निकालेंगे। आपके पास जो आंसर आता है कितना आता है, 121। ठीक है, ये तो डेटा इजी था, यहाँ से निकल गया। लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चंस हों जहाँ पे आई थिंक डिवाइड ना होता हो, और अगर आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आई थिंक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, और फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये इस तरह के मेथड्स को यूज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब सीखते हैं कि हमने परसेंटेज निकालना कैसे है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो मैंने टेबल दिया है उस टेबल को ध्यान से देखिए। अगर ये टेबल आपने इतने ही, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टेबल्स दे दिए हैं, आपको सभी याद नहीं करने पड़ते, सिर्फ यही याद करिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल्स जो हैं वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। मतलब ये टेबल कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। डेटा जो रहता है वो इन्हीं टेबल्स के आसपास घूमता है, थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता रहता है, तो आपने सिर्फ इतने ही याद रखने हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए 100% क्या होता है, 100% क्या होता है, 100/100, है ना। अगर मैं किसी नंबर का 100% बोलता हूँ तो वो नंबर तो वही है ना। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि 48 का 100% क्या है, तो 48 × 100/100। इसका मतलब क्या है कि आपने 48 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 100% क्या होता है, 1। 50% क्या होता है, हाफ। किसी नंबर का 50% क्या होता है, आधा। यानी कि 48 का 50% क्या होगा, 24। ठीक है, तो आप इसको हाफ कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली जैसे आप देखिए यहाँ पे 100 से 50 आए, 1, 50 कितना हो गया, हाफ। 25 कितना हो गया जी, 1/4। ठीक है, 25% होता है 1/4, और 12.5% कितना होता है, 1/8। तो ये वाले तो खैर आपको याद रहते हैं, ऊपर के 3। नीचे वाले कैसे याद रखें, देखिए 25 को मैंने हाफ़ किया और 1/4 को मैंने हाफ़ किया, तो 1/8 आया। 12.5% किसी नंबर का बोला जाए कि निकालिए, तो क्या करेंगे आप, 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। मान लीजिए 48 ही है, 48 का 12.5% कितना होता है, अरे हमने तो अभी तो देखा था क्या, 48 को आप 1/8 से मल्टीप्लाई करिए, हो गया 6। ठीक है, डायरेक्टली निकल के आ गया। ओके, तो ये देखिए 6.25% कितना होता है, 1/16। ठीक है, आई होप ये ऊपर के 3 तो याद रहते हैं सबको। 12.5% आपको याद हो गया होगा, 8 होता है। 6.25, 12.5 को आप आधा करिए तो कितना होता है, 6.25। सिमिलरली 1/8 को आधा करिए तो 1/16। ओके, ये आपके पास ये वाला पूरा टेबल यहीं से निकल जाएगा। 100 से शुरू होता है, हाफ ऑफ करते जाइए, ये 16 तक 1/16 खत्म हो जाएगा, 6.25। 20% कितना होता है जी, 20% होता है 1/5। किसी नंबर का 20% कैसे निकालना है, 1/5 कर दीजिए उस नंबर को, है ना, 1/5 कर दीजिए। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 250, अब मैं बोलता हूँ इसका 25, इसका आप 20% निकालिए। 20% कितना होता है जी, 50, है ना। 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और तरीका इसको करने का अभी सीखेंगे हम कैसे करेंगे, बट जस्ट अभी मैं रेशियो मेथड बता रहा हूँ आपको। 250 का 1/5 करेंगे तो कितना आ जाता है जी,
हमारे पास निकल के 50। ओके, तो 20% 1/5 है, तो 40% कितना हो जाएगा? 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तभी तो 40 होता है। इसको भी 2 से करेंगे तो 2/5। तो किसी नंबर का 40% मतलब 2/5। जैसे कि मैं बोल लेता हूँ मेरे पास कोई नंबर है 20, अब मैं बोलता हूँ इसका 40% निकालो जी, इसका 40%। तो 40% क्या निकालेंगे जी? 2/5 निकालेंगे। ठीक है, इसको 4 से करिए तो 4 दूना 8 हो गया। ओके, तो इसी तरीके से देखिए, फिर इसको हमने क्या किया, 20 को 2 से किया तो 40 हो गया, 20 को 3 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ से भी 3 से करेंगे ना, तो 20% 1/5 तो 60% 3/5। ओके, अब 20% 1/5 4 से करेंगे तो कितना होता है? 80%। 4 से करेंगे तो 4/5। ठीक है, ये रेशियो परसेंटेज आई होप आपको समझ में आ गया हो। किसी नंबर का 80% निकालो मतलब उसको 4/5 से आप मल्टीप्लाई कर दो। देखिए, किसी नंबर का 1/3 क्या होता है? 33 एंड 1/3%। 33 एंड 1/3% क्या होता है? 1/3। ठीक है, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा, और बहुत सारे बच्चों को तो ये पहले से ही पता ही होगा। अब सिमिलरली आप यहाँ से जाइए तो इसको 2 टाइम्स करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे। 33 एंड 1/3 है, इसको जब आप 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअली में है क्या? 33 प्लस 1/3 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 66 आता है, और 1/3 को 2 से करेंगे तो 2/3 आता है ना। 66 एंड 2/3 2/3% होता है, 2/3 होता है, सॉरी। सिमिलरली यहाँ पे एक ये वाला पेयर तो आपको याद हो गया होगा। 16 एंड 2/3% कितना होता है? 1/6। इसको याद कर लीजिए, 16 एंड 2/3% 1/6। 14 एंड 2/7% 1/6। ये कुछ ऐसे नंबर है जो आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देखिए, ये इसका डबल है यहाँ से। 14 2/7% है कितना? 1/7। 28 एंड 4/7% कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/7। ओके, नाउ इसको याद रखिए। 11 एंड 1/9% कितना होगा? 1/9। 9 एंड 1/11% कितना होगा? 1/11। ओके, याद रखिए इसको। देखिए, नीचे 9 है ना, तो यहाँ पे भी बेस में भी 9, नीचे 11 है तो यहाँ बेस पे भी 11 है। 9 और 11 इंटरचेंज हो जाते हैं अगर आप कहीं भूल गए। 11 एंड 1/9% 1/9, 9 एंड 1/11% कितना होता है? 1/11। ठीक है, इतने रेशियोज़ याद रखिए, आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ और पढ़ने की। तो अभी हमने जो है वो रेशियो और परसेंटेज का रिलेशन देख लिया था। यहाँ पे देखिए, परसेंटेज अब निकालना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। अब 10% कितना होता है? ये हमारे पास, इसको याद रखिए, 10% कितना होता है? 10/100। इसका मतलब 1/10 है ना। 1/10 क्या होता है? 0.1। ठीक है, किसी भी नंबर को 0.1 से मल्टीप्लाई करिए तो 10% निकल के आता है। जैसे मेरे पास ये नंबर है 4842, इसका 10% कितना होगा? तो 0.1 से मल्टीप्लाई करिए। 0.1 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है? यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए, है ना, यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे तो ये हो गया जी 10%। ओके, कोई भी नंबर लीजिए, उसका एक डिजिट छोड़िए, पॉइंट डाल दीजिए तो उसका 10% निकल के आ जाता है। ओके, अब जैसे मैं ये बोलता हूँ कि 230 है, तो इसका 10% कितना होगा? तो यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे तो 23। ठीक है, 10% कितना हो गया जी? 23। अच्छा, मैं बोलता हूँ 230 का आप मुझे 20% निकाल के बताइए। 20% निकाल के बताइए। हम तो जानते हैं 23 कितना होता है? 23 होता है 10%, तो 20% कितना हो जाएगा जी? डबल निकालना है तो डबल हो जाएगा ना, 46। ओके, सिमिलरली मैं बोलता हूँ 30% निकाल के बताइए इसका। 230 का 30%, 30% क्या होता है? 23 होता है 10%, 30% कितना? मतलब 3 गुना ज़्यादा आपको बढ़ना है, 3 गुना ज़्यादा बढ़ना है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 69। ओके, इसको करिए मल्टीप्लाई 3 से, 69। ऐसे ही सभी नंबर्स का आपने निकालते रहना है। 10% आपको पता चल गया, 20% पूछा जाए, 20% आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे? 1/5 करके। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे 1/5 230 है ना, इसको 1/5 करेंगे, इसको काटेंगे वटेंगे, इससे अच्छा तो ये ऐसे निकल जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कब हमको रेशियो मेथड यूज़ करना है, कब हमको ये वाली टेक्निक यूज़ करनी है। ये वाली जो टेक्निक है ना, पॉइंट डाल के, ये सबसे ईजी रहता है, आप यही वाला किया करिए। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया यहाँ पे 10%, 20%, 30% कैसे निकाला जाता है। देखिए, ये नंबर है, मुझे बोला जाता है इसका आप 12.5% निकाल के बताइए। कितना? 12.5%। यहाँ पे देखिए 12.5% कितना होता है? 1/8। या तो मैं इसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर दूँ फिर आंसर आ जाएगा, या फिर कुछ और तरीके से करते हैं। देखिए 12.5% क्या होता है? 25% हम जानते हैं ना, 25% क्या होता है जी? 1/4 होता है। 1/4 होता है। इस नंबर को ज़रा देखिए, ये 4 से कटता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 25% पहले निकाल लेते हैं।
25% निकाल लेते कितना होता है, 1/4। 1/4 क्या, उसको आधा करिए, तो इसको आधा करेंगे, जो भी आधा करेंगे फिर उसको एक बार और आधा करिए, है ना, 1/4। तो ये 844 है, तो कितना आएगा 422, और 422 को फिर से आधा करिए तो कितना आता है आपके पास 211, ठीक है, 211 हमारे पास कितना आ गया 25%। ये तो 25% था ना, हमसे पूछा गया था 12.5% निकालो भाई, तो इसका और एक बार और आपको हाफ़ करना पड़ेगा 211, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको हाफ़ करेंगे। तो 211 का आधा कितना होता है, 210 का आधा कितना होता है 105, और 1 का आधा कितना होता है आधा, तो 105.5, ये हो गया आपके पास 12.5%। ये तो तरीका था हमको यहाँ से करने का। लेकिन क्या हमने ये जो हमने अभी सीखा कि 10% के मेथड से कैसे निकालें, देखिए जैसे मेरे पास वो नंबर क्या था 844, ठीक है, कितना निकालना है 12.5% निकालना है हमको। ओके, 12.5% के लिए हम क्या करेंगे, हम 10% हमको पता है कितना है जी, 10% कितना है जी 84.4। ओके, 84.4 10% है, हमको 2.5% की और दरकरार है कितनी 2.5%। 2.5% क्या होता है, देखिए 10% है ना 84.4, 2.5% कितना होगा, 2.5% कितना होगा, ये इसका 1/4 है ना, तो ये भी यहाँ से 1/4 आप निकालेंगे, 1/4 84.4 का 1/4 कितना हो गया जी, यहाँ पे 211, ठीक है, 21.1। ओके, अब 12.5% निकालना था, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, अब निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये 105.5, यही तो आया था 12.5%, ठीक है। अब मैं सभी के सभी यहाँ पे सॉल्व करके बता नहीं सकता, टाइम इतना ज़्यादा है नहीं, तो आपको समझ आना चाहिए कि हमने रेशियो मेथड और परसेंटेज की मेथड से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। 6.25 भी पूछा जाए आपको निकालने को, तो क्या करेंगे, 12.5 पता है, फिर से आधा कर दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर आपको पूछा जाए तो आप इस मेथड से ही निकालेंगे, 10% ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए ये 12.5 है, 7.5% पूछा जाता तो कैसे निकालते हैं, 10% निकालते, फिर 2.5% माइनस कर देते, है ना, इसमें माइनस कर देते तो 12.5% निकल जाता। ओके, तो इसी ऐसे ही आप परसेंटेज आपको सीखना है, 10% वाले मेथड से ही आप परसेंटेज निकालने सीखिए। ये वाली टाइप देखते हैं, इसमें क्या है कि सक्सेसिव इंक्रीज मतलब क्रमिक वृद्धि। क्रमिक वृद्धि मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई नंबर है मेरे पास 100, उसमें हम क्या करते हैं कि बढ़ा देते हैं, कितना, मान लीजिए 20% बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये नंबर बढ़ के कितना हो गया, 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो गया। फिर मैं कहता हूँ नहीं, इसको फिर से बढ़ा दो, कितना 25%, 25% मैं फिर बढ़ा देता हूँ। 25% इसका कितना होता है, इसका 25% आपको निकालना है ना, तो 120 का 25% क्या होता है 1/4, तो 120 का आधा कितना हो गया 60, 60 का आधा कितना हो गया जी 30, है ना 30, तो ये कितना हो गया 150, ठीक है। ज़रा यहाँ से यहाँ पे गौर फरमाइए कितना बढ़ा है, टोटल 50% बढ़ा है। ओके, लेकिन जब हमने सक्सेसिव इंक्रीज़ किया था तो पहले कितना बढ़ाया था 20% और फिर बढ़ाया था 25%। अब जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे शायद उनके दिमाग में आ सकता है कि भाई हमने टोटल तो 45% बढ़ाया ना, नहीं 45 नहीं, हमने टोटल कितना बढ़ाया जी 50% बढ़ाया, 50% इंक्रीज़ हुआ है। तो उसके लिए ये वाला फार्मूला है ना, ये फार्मूला है एक्चुअली कभी कभी लगाना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ ही जाते हैं जो आपको ये फार्मूले लगाने पड़ते हैं। अभी हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन हैं वो। देखिए क्या था कि 20% बढ़ा था, तो x की जगह इंक्रीज़ है ना 20 लिख दीजिए, y की जगह फिर 25 बढ़ा है तो 25 लिख दीजिए, और एक्स वाई कितना है जी 20 × 25 डिवाइडेड बाई कितना 100 करेंगे, ये 5 से कटेगा और ये फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पे टोटल इसको करने के बाद 5, 20 + 25 कितना हो गया 45 और 5 50%, ठीक है। टोटल वृद्धि कितनी हुई जी 25%। सेम ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए वो घटता ही चला जाए, तब आपको ये फार्मूला लगाना है। इसमें मान लीजिए कि 100 था, अब वो घट के कितना हो गया 20% घटाइए, इसमें मान लीजिए कितना हो गया जी 80। ओके, 20% घटाया हमने तो वो 80 हो गया। अब मैं कहता हूँ नहीं 25% और घटाइए, ठीक है, कितना 25% और, इसका 25% कितना होता है 20 ना, 1/4 20, तो ये अब कितना बन के आ गया 100 से 80 हुआ, फिर घटा 25% तो कितना हो गया 60। टोटल देखिए, टोटल यहाँ से यहाँ तक जब आप जाएंगे तो 40 की कमी हमको देखने को मिलती है, 40% जो है डिक्रीज़ हो चुका है। लेकिन आपने कितना घटाया था 25, 20 और 25, ठीक है। आपको लग सकता है कि 45 नहीं 40, ठीक है। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, यहाँ पे लगाइए -20 माइनस ऑफ फिर क्या था ये 25 एंड प्लस ऑफ 20 × 25/100, ठीक है।
इसको हमने अभी सॉल्व किया था, क्या निकला था 5 निकला था ना, ये पूरा कट कट के। और ये कितना था टोटल -45, और 5 ऐड कर दीजिए कितना -40, ठीक है, मतलब डिक्रीज़ हुआ। जब आप घटाएंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर डिक्रीज़ ही होगा। देखिए ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लस है, क्योंकि ये -x और -y जो है ना ये मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाते हैं। ओके, अभी देखिए क्या होता है कि x बढ़ेगा तो y घटेगा। मान लीजिए 100 था, ओके, सेम वही वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से 20 मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, x इंक्रीज़ करता हूँ तो कितना हो जाता है जी, ये 20 हो जाता है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं 25 इसमें से माइनस करिए, 25%, 20 क्या था परसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, 25% माइनस करेंगे यानी कि 30 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कितना परसेंट जो डिक्रीज़ हुआ है टोटल, सॉरी कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ है, 10% का डिक्रीज़ हमको देखने को मिलता है। तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, देखिए x बढ़ रहा है ना तो प्लस x है, यहाँ पे -y है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आप इसको पुट करिए, +20 -25, इसमें कितना आपको डिक्रीज़ मिलेगा, ये आपको 10% का डिक्रीज़ मिलेगा। यहाँ पे पुट करके देखिए आंसर यही आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगर मेरे पास ये भी हो कि x डिक्रीज़ हो रहा हो, y इंक्रीज़ कर रहा हो, तो उसके लिए ये फार्मूला, ठीक है, जहाँ डिक्रीज़ कर रहा हो माइनस प्लस। ओके, अब इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इस एग्जांपल से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को अप्लाई कहाँ पे करना है, जहाँ पे फर्दर इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज, मतलब बढ़ा के फिर घटा दिया जाए, फिर बढ़ा के फिर बढ़ाया जाए, घटा के घटाया जाए, है ना, सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज। इसका इस्तेमाल वैसे क्वेश्चन में किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास जो एरिया वाले क्वेश्चन होते हैं ना वैसे आते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 डायमेंशनल फिगर है ना। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल की, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। स्क्वायर की बात करिएगा तो कितना होता है, साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर मान लीजिए। उसके बाद आप सर्कल की बात करिएगा तो कितना होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर। आर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई है, साइड 2 टाइम, साइड 2 टाइम, है ना, साइड 2 टाइम मल्टीप्लाई है। इसमें ये क्वेश्चन आता है कि अगर रेक्टेंगल का एरिया जो है मान लीजिए 20% बढ़ा दिया जाए, फिर 25% बढ़ा दिया जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसमें आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला नहीं लगाना है, उसमें आपको डायरेक्टली यही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो ये 2 डायमेंशनल जितने भी फिगर्स होंगे, या तो रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर में या सर्कल में, आपको यही वाले फॉर्मूले लगाने। ये बोला जाता है कि रेक्टेंगल का एरिया घटा दिया जाता है, फिर घटा दिया जाता है, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। अब क्या एरिया होगा, अब इतने % एरिया में कमी आ जाएगी इस फार्मूले से, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 numbers are respectively 20% and 50% of the third number. What percentage is the first number of the second? 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, दूसरी की पहली संख्या कितने प्रतिशत है। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 नंबर्स हैं वो 20% और 50% है तीसरे नंबर के। तो तीसरा नंबर हम मान लेते हैं, 3 नंबर्स हमारे पास है XYZ, मान लेते हैं तीसरा नंबर कितना है जी 100, ठीक है। 2 नंबर ना, पहला नंबर क्या है 20%, देखिए रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना यहाँ पे, रिस्पेक्टिवली, ओके, 20% है, इसका 20%। अगर ये 100 है तो ये x कितना होगा, 20% है 20, और दूसरा वाला कितना होगा जी, ये 50% है तो ये कितना होगा 50, ओके। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड, पहला जो है दूसरे का, सॉरी नॉट तीसरे का, दूसरे का कितना प्रतिशत है, 20 जो है 50 का कितना प्रतिशत है, ये कितना होता है 2/5, 2/5 कितना होता है जी 40%, ठीक है आंसर। अगर आपके पास ये नहीं निकालने आ रहा ना 2/5, अगर आपको याद नहीं हो, कोई पहले बच्चे होंगे फर्स्ट बार अगर परसेंटेज पढ़ रहे होंगे, मे भी शायद उनको क्लियर ना हो, देखिए इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये नीचे 100 होता तो आप फटाफट बता देते, ये तो 50 है, तो भाई इसको 100 बनाइए, इसको 100 बनाइए, 40/100 हो गया 40% आंसर, ओके। अगला प्रश्न, इफ़ A earns 25% more than B, then how much % does B earns less than A? यदि A B से 25% अधिक कमाता है तो B A से कितना प्रतिशत कम कमाता है। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैंने अभी शुरुआत में लिए हैं, ताकि जैसे कि मैंने बताया कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा इजी हो, वो भी ऐसे क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं, क्या आसान और क्या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मार्क्स सबके बराबर रहते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा है। देखिए इफ़ A earns 25% मोर देन B, B मान लीजिए अगर 100 कमाता है तो A कितना कमाता है
25% ज़्यादा कमाता है तो ए 125 कमाता है। अब आपको बताना है कि भाई बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है। बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है भाई, बी ए से 25 रुपये कम कमाता है ना, 25 रुपये कम कमाता है, पर ए की सैलरी कितनी थी 125 ए से कंपेयर करना है ना, तो इसलिए 125 यहाँ पे लिखेंगे। अब आपको बताना है कि ये कितना परसेंट है। देखिए 25/125 कितना परसेंट है, 12.5 कितना होता है भाई, 12.5 10% है ना, ऊपर 25 बैठा है, तो इसका मतलब क्या 10% अगर 12.5 है तो 20% 25 ना हुआ आंसर। ओके, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो इस जो मेथड मैंने आपको सिखाया था उसी से इसका काम हो गया। ये वाला टाइप का क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक नंबर को पहले हम क्या करते हैं 10% डिक्रीज़ कर देते हैं, फिर उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा। द परसेंटेज चेंज इन अ नंबर व्हेन इट इज़ फर्स्ट डिक्रीज बाई 10% एंड देन इंक्रीज्ड बाई 10%। मान लीजिए ये नंबर है 100, उसमें से क्या करते हैं हम लोग पहले डिक्रीज़ कर देते हैं। अच्छा भाई साहब कितना हो गया जी, 10% घटाया तो 90 हो गया, और फिर उसको 10% बढ़ा दिया, तो इसका 10% करेंगे ना, 9 बढ़ा दिया इसमें तो 99 हो गया। बताइए कितना परसेंट भाई, टोटल चेंज कितना हुआ 1% का, 1% का टोटल चेंज हो गया, तो 1% क्या घट गया ना, 100 था डिक्रीज़ हो गया। अगर आपको उस मेथड से करना है तो इसमें ये वो मेथड क्या होता है एक्चुअली में हमने क्या पढ़ा था। देखिए दोनों ही डिक्रीज़ करें, नहीं सॉरी, एक डिक्रीज़ कर रहा है एक इंक्रीज़ कर रहा है, तो एक डिक्रीज़ कर रहा है और एक इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। यही फार्मूला लगाएंगे ना हम XY/100, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे 10% दोनों तो बराबर ही है, तो ये तो कैंसिल हो जाता है, ये तो कैंसिल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे भी 10 है, -10 + 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी डेटा सेम है, XY क्या है सेम है, तो ये होता है -x²/100%। टोटल चेंजेस कितना आते हैं -x²। यानी कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे यह तो पहले डिक्रीज़ किया है, या तो वो पहले इंक्रीज़ भी कर दे फिर डिक्रीज़ करे, एक ही बात है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जाए और परसेंटेज क्या हो सेम हो, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है -x²/100। यानी कि तब जो है हमें टोटल डिक्रीज़, टोटल जो आंसर आएगा उसमें हमको कमी देखने को मिलती है। तो -x²/100, -x² क्या -100/100, ठीक है, काटिए इसको तो -1 निकल के आ गया आंसर। ओके, ये वाला क्वेश्चन फिर उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्या होता है कि देखिए इनकम जो होता है आपके पास वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब जो आप कमाते हैं उसी में से खर्चा करेंगे और उसी में से बचाएंगे, है ना। आपकी इनकम, मान लीजिए आपकी इनकम जो है सेम रहती है, इनकम में कोई बदलाव नहीं होता। अब आपका महंगाई बढ़ने की वजह से क्या होगा, एक्सपेंडिचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगते हैं, तो आपकी सेविंग पे असर पड़ेगा। सेविंग क्या होगी, कम हो जाएगी। ओके, सेविंग जो है कम हो जाएगी। आपकी इनकम मान लीजिए बराबर रहती है, को किसी चीज़ का जो रेट है वो कम हो जाता है, तो क्या होता है एक्सपेंडिचर आपका घट जाता है ना, एक्सपेंडिचर घट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा सेविंग आपका बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का उल्टा रिलेशन हो जाता है, कब, जब इनकम कांस्टेंट हो, ठीक है। अब इसमें यही चीज़ है कि जब भी किसी चीज़ का प्राइस जो है अगर वो घटेगा तो आप क्या करोगे, इनकम आपका कांस्टेंट है तो आपका कंजम्पशन क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। प्राइस घटेगा तो आप ज़्यादा खाएंगे ना, प्राइस घटेगा तो आप उसी चीज़ को ज़्यादा लेके आएंगे। अगर प्राइस बढ़ेगा तो आप उसी चीज़ को क्या करेंगे, कम खाएंगे, ठीक है। प्राइस बढ़ेगा तो आप उसी चीज़ का कंजम्पशन कम करेंगे। देखिए, इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज़ डिक्रीज्ड बाई 20% एंड कंजम्पशन इंक्रीज बाई 20%, व्हाट विल बी द इंक्रीज डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी। यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी आती है और उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी जो कीमत है 20% कम हो गई तो खपत क्या होगा, बढ़ गया। कितना बड़ा 20%, ज़रूरी नहीं 20% ही हो, लेकिन यहाँ पे दिया है 20% उसकी कमी होगी तो 20% आप ज़्यादा खा रहे हैं। तो बताइए वस्तु पर व्यय में वृद्धि या कमी होगी, क्या आप खर्चा जो कर रहे हैं उसमें कम खर्चा करेंगे कि ज़्यादा खर्चा करेंगे, यही पूछा। अभी हमने देखा था ना, ये सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज़ वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे लगेगा, ठीक है। सीधे आंख बंद करके वही वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। मान के मत मानिए कि मान लीजिए प्राइस जो था उसका 100 था, हम 100 किलो खाते थे, फिर इतना कम हुआ, वो बहुत लेंदी हो जाता है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20%, अच्छा 20% घट गया, 20% बढ़ गया, -20 +20 हमने क्या बोला था, ये कैंसिल हो जाता है, बचता कितना -20 का स्क्वायर अपॉन 100, इसको करोगे तो कितना आता है, ये 400 और नीचे कितना होता है 100, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4, क्या -4% जो है आपके पास क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर जितना आप खर्चा करते थे ना 4% उसमें कमी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 10%। टू रीस्टोर टू इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय। एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, इसे अपने पूर्व मूल्य पर पुनर्स्थापित करने के लिए नई कीमत में वृद्धि की जानी चाहिए, कितनी। देखिए इसमें भी शॉर्टकट मेथड ये वो लगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि उस वस्तु की कीमत कितनी थी, 100 रुपये थी। कहता है कि उसकी कीमत में 10% कमी आ जाती है, ठीक है। अब कितना हो गया जी, 90। कहता है कि चलो नहीं, अब आप क्या करो, इसको यहाँ से यहाँ लाने में, इसका फॉर्मर वैल्यू वापस से आप 100 रुपये लाने में जो है नया द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाई, कितना परसेंट जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैं भूल गया, यहाँ पे परसेंटेज निकलना चाहिए था। द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई व्हाट परसेंट, कितने प्रतिशत में इसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। देखिए 100 से 90 हो गया, 10% की कमी हो गई। अब 90 से 100 करना है तो कितना परसेंट आप बढ़ाएंगे, कितना परसेंट बढ़ाएंगे कि 90 से 100 हो जाए। अरे तो मुझे तो यहाँ से 10 बढ़ाना है ना, 10 रुपया बढ़ाना है, तो 10 किसका, 90 का, 10/90 है ना, यही तो बढ़ाना है। 1/9, 1/9 कितना होता है, अभी हमने देखा था रेशियो में कितना होता था, 11 एंड 1/9%, आंसर हो गया ये। लेकिन इसका जो शॉर्टकट मेथड क्या है वो ये है कि देखिए प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ डिक्रीज्ड बाय 10%, 10% उसमें कमी आ जाती है, ओके। हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, ओके, 10% कमी आ जाती है। अब क्या करना है, टू रीस्टोर टू इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। अब आपको जो है नया जो है वो प्राइस रखने के लिए कितना परसेंट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए उसमें प्राइस में कमी आ गई है। जब आप प्राइस को आप जब नया प्राइस निर्धारित करेंगे तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो जब नए नंबर में आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा तो जो नया प्रतिशत होगा वो बड़ा होगा कि कम होगा, 10% से वो बड़ा होगा, है ना, बड़ा होगा। तो जैसे 100 में से आपको क्या करना है, 10 को माइनस कर देना है, 10/90 लिखना है, ओके, 10/90 लिखेंगे। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ पे अगर 10/110 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते ना, क्यों, क्योंकि 1/11 जो होगा वो 10% से भी कम होगा। 1/11 कितना होता है, 9 एंड 1/10% से भी कम होगा। हमारा आंसर जो होगा ना 10% से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पहले तो उसको घटा दिया गया था, अब इसको इंक्रीज़ करना है। और जब इंक्रीज़ करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि जो घटा हुआ नंबर है उसका बेस वैल्यू कम है, बेस वैल्यू कम है, इसलिए परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा होगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा कोई बात नहीं, आप सीधे रटा मारिए जिंदाबाद। यहाँ पे क्या करिए, डिक्रीज़ है ना, 10 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 10% डिक्रीज़ है, और फिर यहाँ पे डिक्रीज़ ही लिखा हुआ है तो 100 में से 10 को माइनस करिए तो 90 हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये बोला जाता कि प्राइस उस आर्टिकल का 10% बढ़ा दिया जाता है, अगर उसको फिर से उसी वैल्यू पे लाना है तो कितना परसेंट आपको नया प्राइस जो है वो डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो अगर ये यहाँ पे इंक्रीज़ आ जाता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते 10, ठीक है, और इंक्रीज़ कर दिया जाता था तो यहाँ पे 110 लिख देंगे, ओके, 100 में 10 जोड़ देंगे, ये आपके पास आंसर हो जाता, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। If 18% of the students neither play football nor cricket, the percentage of the students playing both is। कहा जाता है कि एक स्कूल में फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है, 40%, ओके, और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है, 50%, ठीक है। 18% ऐसे बच्चे हैं कि जो ना फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट खेलते हैं, वो कुछ नहीं खेलते, ना फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं। आपको बताना है कि जो दोनों खेलने वाले, जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले की संख्या क्या है। इसको जनरली इस तरीके से बनाया जाता है, एक सर्कल बना दीजिए और ये सर्कल बना दीजिए, ठीक है, ऐसे। इस सर्कल का क्या मतलब है मैं आपको अभी समझाता हूँ।
देखिए फुटबॉल खेलने वालों की संख्या है 40%। अच्छा ये जो 40% है ना हमारे पास, इसमें फुटबॉल सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले नहीं हैं, इसमें वो बच्चे भी हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं और क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। इसमें वो बच्चे भी हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं और वो बच्चे भी हैं जो फुटबॉल खेलने के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। कितने हैं पता नहीं। क्रिकेट खेलने वालों की संख्या है 50%। ओके, क्रिकेट खेलने वालों की संख्या है 50%। लेकिन इसमें सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले नहीं हैं, इसमें क्रिकेट खेलने वाले भी हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और इसमें वो बच्चे भी हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं। अब देखिए आपने ये वाला जो डेटा देखा है ना 40%, इसमें क्या है, सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले और फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलने वाले। इसमें क्या था, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले और सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले। एक चीज़ आप नोटिस करिए कि सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले इसमें भी हैं, सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले इसमें भी हैं, मतलब एक ज़्यादा ऐड हो चुका है इसमें। एक बार जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाला जो है ना ये ग्रुप, ये ज़्यादा ऐड हो चुका है, आपको इसी को माइनस करके हटा देना है। कैसे करेंगे देखते हैं। इफ़ 18% ऑफ द स्टूडेंट्स नीदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, कहा जाता है 18% ऐसे बच्चे जो खेलते ही नहीं हैं, कुछ नहीं खेलते। तो इसका मतलब है कि जो टोटल खेलने वालों की संख्या है, टोटल खेलने वालों की संख्या है, कितने लोग खेलते हैं, या तो फुटबॉल खेलें या फिर क्रिकेट खेलें या फिर दोनों खेलें, टोटल है 82%। यही 82% है जो मैच खेलते हैं। लेकिन ज़रा आप इसको ऐड करिए, फुटबॉल और क्रिकेट क्या होता है 90% हो जाता है। 90% हमने अभी देखा था ना, अभी हमने क्या देखा था कि इसमें कौन सा ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाला। ठीक है, अगर मैं ये मान लूँ कि ये फुटबॉल है, ये मान लूँ कि ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, ये क्रिकेट है, मैंने इस तरह से मान लिया है। नाउ अब ये वाला जो ग्रुप है ना, ये फुटबॉल और क्रिकेट दोनों वाला ग्रुप है। ओके, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों वाला ग्रुप है। अभी हमने देखा था कि टोटल कितना हो जाता है, फुटबॉल और क्रिकेट अगर हम जोड़ दें तो टोटल 90 हो जाता है, 90% होता था। लेकिन खेलने वालों की संख्या कितनी, 82%। इसका मतलब 8% जो है ना हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, 8% एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ये 8% है क्या, ये 8% एक्चुअली में क्या है, ये 8% वही है ना फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले। इसी को तो आपको अलग करना है, इसी को तो आपको अलग करना है जो इसमें भी ऐड है। यानी कि सिर्फ फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 32 है, सिर्फ क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है जी, 42 है, और दोनों खेलने वालों की संख्या है 8। ज़रा इसको ऐड करिए, 42 74 प्लस 8 कितना होता है 82। टोटल 82% लोग हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सारी जगह पे सीधे बना के लिख देते हैं कि ये यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे पुट करिए, लेकिन समझिए ये समझने वाली चीज़ ये थी कि सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले का डेटा ये नहीं है, इसमें एक ग्रुप शामिल है और इसमें भी वही ग्रुप शामिल है। ठीक है, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो वो ग्रुप 2 बार ऐड हो जाता है, तो एक को माइनस करिए। माइनस कैसे करेंगे, हमको पता है कि भाई टोटल खेलने वालों की संख्या 82% है, इसका मतलब यहाँ पे हमको 90 आ रहा है, तो इसका मतलब 8% ज़्यादा है। 8% कौन है जी, जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है, जो इन दोनों में शामिल था, उसको माइनस करिए। ठीक है, आपको अगर ये भी पूछा जाता कि सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले की संख्या क्या है, तो 32, सिर्फ क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 42, बट ये पूछा कि फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या क्या है, 8%। आंसर। अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। 72% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द सर्टेन क्लास टुक बायोलॉजी एंड 44% टुक मैथमेटिक्स। If each student took at least one subject from biology or mathematics and 40 took both, then the total number of student in the class is। एक निश्चित कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित से कम एक विषय लिया और 40 ने दोनों को लिया, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है। अभी जो हमने किया था सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए 72% स्टूडेंट्स क्या लेते हैं जी, बायोलॉजी। बायोलॉजी लेने वाले स्टूडेंट्स कितने थे जी, 72%। मैथमेटिक्स लेने वाले कितने थे जी, कितने थे, 44%। क्या यहाँ पे ये बोला है कि सिर्फ बायोलॉजी लेने वाले 72 थे या सिर्फ मैथमेटिक्स लेने वाले 44 थे, नहीं ना। इसमें क्या है कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स लेने वाला भी ग्रुप है, एक्सक्लूसिव ग्रुप है। ओके, तो वो इन दोनों आप इसमें देखिए 72% में बायोलॉजी है, तो इसमें वो ये वाला ग्रुप भी इसमें शामिल है। 44% जिसने मैथ लिया है
इसमें ये वाला ग्रुप भी शामिल है। ओके, यानी कि ये ग्रुप जो है इसमें भी शामिल है, ये ग्रुप इसमें भी शामिल है। आप इसको माइनस करिए ज़रा। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन ये दिया गया है, देखिए एक स्टेटमेंट देखिए, इफ़ ईच स्टूडेंट टुक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। मतलब इसमें सभी बच्चे, मतलब 100% बच्चे हैं ना कुछ पढ़ते ही, या तो मैथमेटिक्स या बायोलॉजी पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो 100% पे ही डेटा दिया गया है। ओके, एंड इसमें से क्या बोला गया, 40 टुक बोथ, 40 जो हैं वो दोनों लेते हैं। आपको मालूम है ना बायोलॉजी और मैथ्स लेने वाले का डेटा क्या होगा। हमको पता था कि भाई ये 72 और 44 को ऐड करो तो कितना आता है, 116% आता है। पॉसिबल है ये, 100% से तो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया है। एक्स्ट्रा क्या था, ये बायोलॉजी और ये जो मैथमेटिक्स था ना, ये इसमें एक बार और ऐड हो चुका है। तो इसको माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा 16% बच्चे कौन थे जो सिर्फ बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से पढ़ रहे थे। यही 16% तो दिया हुआ है 16% 40 दिया हुआ है। आपको बताना है कि 100% क्या है। 100% के कैसे निकालेंगे हम इसको, देखिए 16% 40 है ना, इसको मैं 4 से करता हूँ तो 4% कितना आता है भाई, 4% आता है मेरे पास। इसको 4, देखिए 4 चौका 16 और ये 10, 4 से मैंने कैंसिल किया। कारण ये था क्योंकि मुझे 100% निकालना था। 4% 10 निकल के आता है तो 100% कितना होगा। यहाँ से आप 25 टाइम्स करिए तो यहाँ से भी आपको 25 टाइम्स करना पड़ेगा, है ना। तो 250, ऑप्शन नंबर 3। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी, 45% पास इन संस्कृत। इफ़ 25% ऑफ देम पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में, 45% संस्कृत में उत्तीर्ण होते हैं। यदि उनमें से 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का नेचर देखिए ज़रा, 60% स्टूडेंट हिंदी में पास होते हैं। सिर्फ हिंदी में पास होने वाले क्या बताया गया इसमें, नहीं। 45% संस्कृत में, सिर्फ संस्कृत में नहीं। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक थोड़ा और खेला गया है। अगर ये बोला गया होता इफ़ 25% ऑफ देम पास इन बोथ द सब्जेक्ट, तो हम फटाफट निकाल लेते कि भाई अगर 25% दोनों में पास हो रहे हैं तो सिर्फ हिंदी में पास करने वाले कितने थे, 40 में से 25 माइनस करिए 35। और सिर्फ संस्कृत में पास करने वाले कितने थे, 45 में से 25 करिए 20। लेकिन यहाँ पे ये दिया गया कि 25% स्टूडेंट एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हुए हैं। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट यानी कि इसमें ये बोला गया है कि जो एक सब्जेक्ट में भी पास है ना वो पास है। अगर जो एक सब्जेक्ट में फेल है वो फेल, उसको फेल नहीं कंसिडर करेंगे। मान लीजिए 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने किसी स्टूडेंट ने, ठीक है, 2 सब्जेक्ट कौन से, हिंदी और संस्कृत। अगर वो हिंदी में भी पास हो गया या फिर संस्कृत में पास हो गया, उसको हम पास कंसिडर करेंगे, उसको हम फेल कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप एक में भी पास हो गए तो इसका मतलब आप पास हो गए। तो ये बोला है कि भाई 25% स्टूडेंट एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास है, एटलीस्ट, है ना। अगर दोनों सब्जेक्ट में पास हो तब भी तो पास ही हैं। तो कितने हैं टोटल, 25% पास हैं। तो बताओ कितने परसेंट फेल हैं भाई, 25% पास हैं तो 75% फेल है ना टोटल आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन चलिए जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की ऐसे क्वेश्चन की, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैंने ऐसे क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लिए हैं। देखते हैं। गिवन ए इज़ 50% लार्जर देन सी, बी इज़ 25% लार्जर देन सी, देन ए इज़ व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। दिया गया है कि ए सी से 50% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। ये ऑप्शन दिए गए हैं। क्या है यहाँ पे, ए है, बी है, सी है। ए कितना है, 50% सी से बड़ा है, और बी जो है 25% सी से बड़ा है। तो देखिए दोनों ही सी से बड़े हैं तो सी को ही मान लेते हैं कितना, 100। ए कितना बड़ा है जी, 50% बड़ा है, तो ए कितना हो गया जी, 150। और बी कितना है, 25% बड़ा है, तो बी कितना हो गया, 125। अब पूछा है कि ए जो है कितना परसेंट बी से बड़ा है। ए इज़ व्हाट परसेंट लार्जर देन बी, ए इज़ व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। देखिए 25 बड़ा है ना, 25 बड़ा है, और नीचे कितना, 125। आपको मालूम है 10% 12.5, 20% 25, आंसर हो गया 4। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इन अ कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए, 75% ऑफ द रिमेनिंग वर गिवन ग्रुप बी, एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स वर गिवन ग्रुप सी। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप इज। देखिए कैसे करना है। एक कॉलेज में 40% स्टूडेंट को ग्रुप ए दे दिया जाता है। मान लीजिए टोटल बच्चे कितने थे, 100 थे। ग्रुप ए में कितने परसेंट चले गए, 40% चले गए। कहाँ, ग्रुप ए में। ओके, 40% बचे कितने, 60 बच्चे बच गए।
75% ऑफ द रिमेनिंग वर गिवन ग्रुप बी। अच्छा, जो बचे ना, इसका 75% ग्रुप बी को दे दिया जाता है। ग्रुप बी को कितना दे दिया? 75%। 75% क्या होता है इसका? 3/4, 1/4 कितना होता था? 25, 3/4 होता है 75%, है ना। तो 25 मतलब 25% कितना होता है? 1/4 ना, 1/4। तो 1/4 को माइनस करिए, मतलब 1/4 कितना आता है? 15। तो कितना बचेगा? 1/4 को माइनस करेंगे तो 3/4 कितना आएगा? 75% इसका, 15 को माइनस करिए तो आपके पास क्या आता है? 45 बच्चे कहाँ चले गए? बी में। एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स वर गिवन ग्रुप सी। देखिए 60 में से जो है वो 45 चले गए हैं, बचे कितने इसके पास? 15 ही बचे ना, ठीक है। अब ये 15 ना होके कहते हैं कि नहीं 15 नहीं थे भाई, वो 12 थे। 15 नहीं थे, वो 12 थे। मतलब हमारे स्केल पे हमने कुछ ज़्यादा ले लिया था ना। तो देखिए इसको कंसिडर करिए, 3 5 से कटेगा और 3 4 से कटेगा, है ना। मतलब 5 और 4 हमने माना है 5 और एक्चुअली में है 4, ठीक है। बोला कि टोटल कितने होंगे, मतलब 100% कितना होना चाहिए आपको ये निकालना है। यहाँ से इसको 20 से करेंगे तो इसको भी तो 20 से करेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 80 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एग्स वन कैन बाय 2 डजन एग्स मोर देन बिफोर बाय इन्वेस्टिंग ₹162, देन द ओरिजिनल रेट पर डजन ऑफ द एग्स इज। अंडों के रेट में 25% की गिरावट के कारण 162 रुपये का निवेश कर 2 दर्जन अंडे पहले से ज़्यादा खरीद जा सकते हैं, तो प्रति दर्जन अंडों की मूल दर क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 25% जो है अंडों के रेट में गिरावट आ गई है। आप पहले कितना रुपया लेके जाते थे? आप पहले 162 रुपया लेके जाते थे। अभी भी कितना लेके जाते हैं? अभी भी आप सेम 162 रुपये ही लेके जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसमें अंडों के रेट में 25% गिरावट आ चुकी है, ओके, जिसकी वजह से आपको 2 दर्जन अंडे और एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं कि ये लो भैया, अंडों के रेट में कमी आ गई, आप 2 दर्जन अंडे और लेके जाओ। इन्होंने पूछा है कि बताइए कि जो पहले अंडे बेचे जाते थे 1 दर्जन का की क्या कीमत थी। अच्छा, 162 में आप कितने अंडे खरीदते थे? आपको पता है? नहीं पता, है ना। 162 में आप कितने अंडे खरीदते थे? नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जब 25% उनका प्राइस कम हुआ तो आपको एक्स्ट्रा अंडे मिलेंगे, है ना। रेट उसका घट गया तो आपको तो अंडे ज़्यादा ही मिलेंगे। कितने अंडे मिलेंगे? 2 डजन। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन निकल जाता है। देखिए 162 रुपये में आप कुछ सामान लेके आते थे, हमें नहीं पता कितना सामान लेके आते थे, लेकिन जैसे ही प्राइस घटा, प्राइस 25% घटा तो आप ज़्यादा सामान लेके आएंगे। कितना सामान लेके आएंगे 162 में? मान लीजिए 162 इंटू 100/75। 100/75 मैंने क्यों किया? क्योंकि देखिए 25% घटा है ना, 100/75 का जो रेशियो है ये करता कितने? 4:3। 4:3 मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा बनेगा, ठीक है, ज़्यादा बनेगा आपके पास। मैं 75/100 क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फिर ये कम बन जाता है। 3/4 से आप 162 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये कम बन जाएगा। आप सामान कम तो नहीं ना आ रहा आपके पास, सामान ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है सामान, ठीक है। इसलिए 100/75 से मल्टीप्लाई करिए। मान लीजिए आपके पास अब जो है सामान कितना मिलेगा? मान लीजिए इसको आप कैंसिल करिए तो ये कितने से कैंसिल होता है? 54 से, और 54 को 4 से करिए तो कितना आता है? 216। यानी कि 162 रुपये का जो सामान आप पहले ख़रीदते थे, ओके, अब क्या हो रहा है कि अब आपको 162 रुपये में तो सामान मिल रहा है, लेकिन 2 दर्जन अंडे ज़्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब आपको ये, अगर आप पहले के प्राइस पे खरीदते तो आपको 216 रुपये लगते। उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको 216 रुपये लगते, अगर आप पहले के प्राइस पे ख़रीदते। पहले का प्राइस हमको नहीं मालूम है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, आपको प्राइस कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपको अंडे ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 162 और 216 का डिफरेंस कितना है? कितना है? 54 का डिफरेंस है ना। 216 में से 162 को निकालिए तो क्या निकलता है? 54। यानी कि 54 रुपीज़ में अब आप जो है सामान कितना है जी? 2 दर्जन अंडे, है ना। 2 दर्जन अंडे जो है आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। 1 दर्जन अंडे की कीमत क्या है? इसका मतलब 27 रुपये जो है 1 दर्जन अंडे की कीमत है। ये आपके पास आंसर हो गया। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसका एक और मेथड है, वो भी मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि 16 रुपये में क्या है?
ये 16 नहीं, 162 रुपये, 162 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं, 162 रुपये, ओके। और कुछ सामान लेके आते हैं। कितना सामान लेके आते हैं ये गिवन नहीं है, तो मान लेते हैं हम x रुपीज़ जो है, x रुपीज़ पर डज़न, ओके। x रुपीज़ पर डज़न क्या है, x रुपया 1 दर्जन का कीमत है, क्या, अंडे का, ठीक है। तो 162 रुपया में आपने x रुपीज़ पर दर्जन से आप सामान खरीद रहे हैं। अब वही 162 रुपया लेके जाते हैं, अब उस प्राइस में क्या होता है, 25% की गिरावट आ जाती है। तो वो प्राइस कितना हो जाता है, 3x/4। 25% कितना होता है, गिरावट आ जाती है, तो अब मतलब वो 75% रुपये में मिलेगा, रुपये पर दर्जन, है ना। 1 दर्जन के लिए आपको 75% पे करना पड़ेगा। तो इसी का डिफरेंस तो दिया हुआ है ना, 162 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 3x/4 रुपीज़ पर डज़न में से माइनस करिए 16, 162 रुपीज़ डिवाइडेड बाई x रुपीज़ पर डज़न, कितना दिया हुआ है, 2 डज़न, ओके, 2 डज़न। यहाँ पे काफ़ी रफ हो गया है, देखिए। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो ये आपके पास x, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये खुद ही आप कर लीजिएगा, ठीक है। x आपके पास यहाँ पे तभी 27 से निकल के आएगा, यानी कि 27 रुपये मैंने माना था रुपीज़ पर डज़न, x आपके पास 27 निकल के आएगा, ओके। आपको इस मेथड से करना है, इस मेथड से कर सकते हैं, या फिर मैंने जैसे पहले बताया उस मेथड से, तो वो वाला ज़्यादा बेस्ट है मेरे ख्याल से, तो वैसे करिए। बुक्स में ऐसे ही सॉल्व करके दिया हुआ है, तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। तो आपको जैसे भी ठीक लगे, जैसे समझ में आ रहा है उस तरीके से आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी है, ये भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ मैन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम इज़ इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ही इंक्रीज्ड हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, हिज सेविंग्स आर इंक्रीज्ड बाय। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, और उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और उसने अपने व्यय में 10% की वृद्धि की। उसकी बचत बढ़ जाती है कितने प्रतिशत, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो इनकम होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ओके। अब मैन स्पेंड, मान लीजिए उसकी इनकम कितनी थी, 100 रुपये, 75% अपनी इनकम का खर्च करता है। 100 रुपये में से क्या करता है, 75% खर्च कर देता है, ओके। तो बचाता कितना होगा भाई, 25 रुपये, है ना। उसकी इनकम में अगर 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो उसकी इनकम क्या हो गई, 20% बढ़ गया, तो कितना हो गया जी, 120 रुपया हो गया, ओके। एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 10%, यहाँ से 10% अपने एक्सपेंडिचर में अब इंक्रीमेंट हो गया था। 10% कितना होता है, हमने अभी देखा था 7.5, ठीक है। तो कितना हो गया जी, 82.5, ओके। अब होता है कि बताइए सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। 120 रुपये कमाता था और 82.5 रुपये खर्च करता था, तो कितना फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे, देखिए 17.5 ये और 20 ये, 37.5 रुपये ही बचाएगा ना टोटल। तो बताइए सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, 25 ये था, 37.5 ये हो गया, मतलब कितना बढ़ा, ये 12.5 बढ़ा है। 12.5 क्या होता है, 25 का 50% होता है ना, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सैंपल ऑफ 50 लीटर्स ऑफ ग्लिसरीन इज़ फाउंड टू बी एडल्ट्रेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20%. हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू इट सो एज टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी टू 5%. 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% तक मिलावट पाई गई है। इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाना चाहिए ताकि अशुद्धता के प्रतिशत को 5% तक कम किया जा सके। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि 50 लीटर ग्लिसरीन है, सैंपल हमने लिया है 50 लीटर ग्लिसरीन का, ठीक है। अब हम ग्लिसरीन तो लेके आ गए मार्केट से 50 लीटर का, लेकिन हमको बाद में पता चला कि भाई उसमें विशुद्धि है, अशुद्धि है, ठीक है। एडल्ट्रेटेड, माफ़ कीजिए मेरी हिंदी के लिए, एडल्ट्रेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20%, मतलब 20% उसमें अशुद्धि है। मतलब क्या है, हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी टू 5%। अब इसमें मान लीजिए कि इसमें कुछ ना कुछ ग्लिसरीन में डाल दिया जाए, मान लीजिए वाटर है, इसमें कितना है जी, 20% दिया हुआ है ना इसका, 20%, तो यानी कि 20% कितना होता है, 10 होता है, 5, 20 होता है कितना, 10, तो 20%
इसमें अशुद्धि है, इसका मतलब 10% पानी है। तो ग्लिसरीन एक्चुअली में कितना था, ग्लिसरीन एक्चुअली में कितना 40 ही है ना, ग्लिसरीन तो कितना है 40 ही है, क्योंकि 10%, क्योंकि सॉरी 10% नहीं 20% जो कि 10 निकल के आता है वो वाटर है। बोला गया है कि बताइए कितना ग्लिसरीन और डालिएगा कि परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी 5% हो जाए। अभी इम्प्योरिटी कितना है, 20% है ना, 20% है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इम्प्योरिटी। कहता है नहीं नहीं, इसको 5% लेके आओ, इम्प्योरिटी को घटा के लेके आओ कहाँ पे 5%। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या इसमें से पानी निकाल देंगे क्या, इसमें से ग्लिसरीन वाले में से, नहीं। आप क्या करो, इसमें और ग्लिसरीन डालते जाओ, और ग्लिसरीन डालते जाओ, पानी तो 10 का 10 ही रहेगा, पानी तो 10 का 10 ही रहेगा, और ग्लिसरीन डालते जाओ ताकि ये 5% हो जाए। देखिए मतलब 10 तो है ना, 10 कितना है हमारे पास अभी, कितना 5% होना चाहिए, 5% होना चाहिए, 10 लीटर जो है 5% होना चाहिए। ओके, तो इसी स्केल पे बात करना है ना हमको, 100% लेके आना है, 100% कितना, इसका मतलब यहाँ से अगर आप 20 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको 20 से करिए 200, यानी कि हमारे पास जो टोटल मिक्सचर होना चाहिए 200 लीटर का, 200 लीटर का आपके पास टोटल मिक्सचर होगा, तभी तो आपके पास क्या होगा कि 5% आपके पास वाटर निकल के आएगा। यही तो बोला है कि इम्प्योरिटी क्या, वाटर 5% होना चाहिए। तो 200 लीटर का मिक्सचर टोटल होना चाहिए, तभी आप, क्योंकि पानी तो 10 का 10 ही रहेगा उसके अंदर, तो 200 लीटर का होना चाहिए। तो कितना आप और डालेंगे भाई, 50 तो पहले से था, 150 और डालेंगे। ठीक है, ये आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसा थोड़ा मेथड सीखिए क्वेश्चंस को करने के लिए, ये समझाने के लिए इतना टाइम लगा है हार्डली, ये आई थिंक 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। इसका एक और मेथड है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या बोला है कि आपने क्या डालना है कि प्योर ग्लिसरीन डालना है ना मिक्सचर में। ग्लिसरीन था कितना हमारे पास 40, तो 40 में आप कितना डालेंगे x, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और पूरे मिक्सचर में कितना हो जाना चाहिए ये, क्योंकि ये तो 95% हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 95%। ओके, पानी 5% रहना चाहिए, ये होना चाहिए 95%। तो पूरा मिक्सचर देखिए, पूरा मिक्सचर में भी तो x हो जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन बनेगी, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा x आएगा हमारे पास 150। ये वाला मेथड करिए, ये वो वाला है, इसमें कैलकुलेशन है वो जो है बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं वो वाला मेथड ही प्रेफर करता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लीटर ऑफ प्योर एल्कोहल इज एडेड टू 6 लीटर्स ऑफ 30% एल्कोहल सोल्यूशन, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन इज। काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया था। इसमें क्या बोला गया है कि 6 लीटर का हमारे पास एल्कोहल का सोल्यूशन है, कितना 6 लीटर का एल्कोहल का सोल्यूशन है। तो इसमें एल्कोहल का सोल्यूशन है, इसका मतलब एल्कोहल है और वाटर है। क्या बोला जाता है कि 30% एल्कोहल सोल्यूशन है, 30% क्या है हमारे पास एल्कोहल का सोल्यूशन है, तो 30% क्या एल्कोहल है उसमें। तो 6 लीटर का 30% कितना होता है 1.8, तो बाकी क्या है पानी है 4.2, पानी ही रहेगा ना। अब बोला जाता है कि द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन इज़, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन इज़ कब, जब अ लीटर ऑफ प्योर एल्कोहल इज़ एडेड, 1 लीटर आप एल्कोहल और ऐड कर देते हैं। पानी तो 4.2 है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 6 लीटर पहले था, 1 लीटर आपने और ऐड कर दिया तो कितना हो गया 7 लीटर। 7 लीटर में बताइए ये पानी कितना प्रतिशत है, यही पूछा है 4.2 है ना। 4.2 क्या है हमारे पास, देखिए ये ऊपर बैठा हुआ है ना आपके, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 से ये हो जाता है 4.2। 0.6 कितना होता है 60%, कितना होता है 60%, आंसर 3। In an examination, a student who gets 20% of the maximum marks fail by 5 marks. Another student who scores 30% of the maximum marks gets 20 marks more than the pass marks. The necessary percentage required for passing is। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंक का 30% प्राप्त करता है उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। देखिए इसमें सिंपल क्वेश्चन है, इसमें करना क्या होता है, हमने एक स्टूडेंट है जिसको मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है कि जितने टोटल जो नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए 100 नंबर का टेस्ट होता है तो मैक्सिमम मार्क्स क्या है 100 नंबर, और पासिंग मार्क्स मान लीजिए 40% है तो कितना हो जाएगा पासिंग मार्क्स 40। ओके, बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं, का मैक्सिमम मार्क्स भी नहीं दिया है कितना है, और पासिंग मार्क्स भी कुछ बताया नहीं है, आपको वही निकालना है कि पासिंग मार्क्स कितना होएगा। लेकिन यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है कि एक स्टूडेंट है
जिसको 20% मैक्सिमम मार्क्स का आता है, कितना आता है, वो मैक्सिमम मार्क्स का 20% आ जाता है, बट वो फेल हो जाता है, उसको 5 नंबर कम आते हैं। ओके, जितना लेके आया है वो मैक्सिमम मार्क्स से 5 नंबर से फेल हो गया। वहीं दूसरा स्टूडेंट है, उसको मैक्सिमम मार्क्स का 30% आया, ठीक है, तो क्या हो गया, उसको 20 नंबर ज़्यादा आ गया। अच्छा, 20 नंबर ज़्यादा आ गया उसको, ठीक है। तो ये पूछा कि नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग इज, देखिए एक को 20% आ रहा है तो 5 नंबर से फेल हो गया, एक को 30% आ रहा है तो 20 नंबर से पास हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 10%। और यहाँ पे मार्क्स का कितना डिफरेंस हो गया, 25, है ना। 20 -5 कितना हो गया, 25। हमारे स्केल पे 10% अगर 25 है तो 100% कितना है, 100% कितना है, 250, है ना। 100% 250 है। पर इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है पासिंग मार्क्स कितना है। देखिए 20% आने पे भी वो तो फेल हो गया था 5 नंबर से, यानी कि 5 नंबर और होता तो वो पास हो जाता। यही तो आपको निकालना है। तो 5 नंबर क्या, 5 क्या, 250 का 5 क्या होता है, देखिए ये 25 क्या होता है, 10%, 2.5 क्या होता है, 1% कितना होता है जी, 2.5 नंबर लेके आएगा मतलब 1%, 5 नंबर लेके आएगा मतलब 2%। अच्छा, 2% नंबर और होते तो वो पास हो जाता, 20% लेके आया था, 2% और लेके आता, यानी कि 22% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसे ही है सेम, थोड़ा सा फ़र्क है। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। अ कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स फेल बाई 20 मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। इसमें मैक्सिमम मार्क्स पूछा है। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। एक अभ्यर्थी जो 220 अंक प्राप्त करता है 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कैंडिडेट को 220 मार्क्स आते हैं लेकिन वो 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर 20 मार्क्स और आ जाते तो पास हो जाता ना, उसको 240 नंबर आते हैं तो वो पास हो जाता। और इन्होंने बोला है कि 40% चाहिए ही पास होने के लिए, इसका मतलब 40% क्या है हमारे पास, 240 है। तो 100% क्या होगा, 100% क्या होगा, यहाँ से आप 2.5 टाइम्स करिए, है ना। 40 को 2.5 टाइम्स करेंगे तो 100 होगा, यहाँ से भी आप 2.5 टाइम्स करिए तो आपके पास निकल के आएगा 100%। क्या कैसे करेंगे, 2.5 टाइम्स 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480, ठीक है। और आधा 240 का आधा कितना होता है, 120, तो 480 और 120 600। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 600। अगला क्वेश्चन, 8% of the voters in an election did not cast their votes. In this election, there were only 2 candidates. The winner, by obtaining 48% of the total votes, defeated his contestant by 1100 votes. The total number of voters in the election was. एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल मतों का 48% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 1100 मतों से हराया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी। देखिए मान लीजिए उसमें अगर हम ये मान लेते हैं कि 100 जो है टोटल कैंडिडेट्स हैं, टोटल वोटर्स हैं। ओके, इसमें कहा जाता है कि 8% वोटर जो हैं वो चुनाव नहीं डालते हैं, वो अपना चुनाव नहीं करते। तो कितना लोग वोट करते हैं, 92% लोग जो हैं वो वोटिंग करते हैं, 92%। ओके, तो 2 ही कैंडिडेट थे। अब एक को मिला 48% टोटल वोट का। टोटल वोट ये है ना हमारे पास 100, ठीक है। टोटल वोट इसका 48% एक को मिला और उसने क्या किया, दूसरे को 1100 वोट से हरा दिया। अच्छा, अगर एक को 48% वोट मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा। देखिए टोटल वोट तो 92 ही पड़े थे ना, तो इसका मतलब दूसरे को 44% मिला होगा, है ना। 44 और 48, 92। इन दोनों का डिफरेंस करिए ज़रा, मुझे बताइए कि डिफरेंस हम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि जो 48% वाला है उसने 44% वाले को कितने से हरा दिया है, 1100, ठीक है। यही परसेंटेज का भी डिफरेंस है। 4% कितना है हमारे पास, 1100। ओके, अब क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन ऑफ। इन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने लोगों ने वोट कास्ट किया, इन्होंने पूछा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 100 बताइए। तो 4% अगर 1100 है तो 100% कितना होगा, 25 टाइम्स करेंगे, इसको भी करेंगे 25 टाइम्स, तो कितना आता है, 11 से मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा 275 और 2 0 लगाइए, आंसर।
ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है परसेंटेज का, बहुत ही ईजी है। देखिए कैसे करेंगे इसको। अ मैन गेव 50% ऑफ हिज मनी टू हिज सन, 30% टू हिज डॉटर, 80% ऑफ द रेस्ट इज डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। If he is left with 16,000 now, how much money did he have in the beginning? एक आदमी अपने पैसे का 50% अपने बेटे को, 30% अपनी बेटी को देता है, बाकी का 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया जाता है। उसके पास रुपया 16,000, अभी उसके पास कितना पैसा था ये आपको बताना है। ओके, ये थोड़ा ट्रांसलेशन उल्टा सीधा हो गया, बट ये देखिए कि आप समझ गए होंगे कि उसके पास 16,000 रुपये अभी है। आपको ये बताना है कि उसके पास शुरुआत में कितना पैसा था। चलिए शुरुआत कहाँ से होगी। एक आदमी जो है अपने, मान लीजिए 100 रुपये वो कमाता है, ठीक है। 50% मनी जो है अपने बेटे को दे देता है, 50% उसने सन को दे दिया, कितना 50 रुपये। अब बचा कितना उसके पास 50। नाउ 30% टू हिज डॉटर एंड 30%, सॉरी बचा नहीं 50, इसने 30% अपने डॉटर को दे दिया, तो 30 रुपये यहाँ से भी निकालिए, ठीक है। डॉटर को 80 रुपया मतलब टोटल वो दे चुका है, तो अब कितना बच रहा है उसके पास 20 रुपया। 80% ऑफ द रेस्ट इज़ डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। 80% कितना होता है, 8 दूना 16 है ना। 16 रुपये उसने क्या किया, ट्रस्ट को दे दिया, ट्रस्ट को उसने 16 रुपया दे दिया। ओके, अब कितना बचा उसके पास 4 रुपया। अब बोला जाता है कि उसके पास 1600 रुपये है। हमारे स्केल पे 4 जो है 16,000 है, नॉट 1600, 16,000 है। तो उसको बताना है कि उसके शुरुआत में कितना पैसा था। देखिए 4 से कैंसिल हो जाता है कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो ये कितना बचेगा 4000। लेकिन आपने 100% पे लिया था ना, तो 100 से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 तो है, लास्ट में 2 0 और डालिए, आंसर क्या हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाई 10%. By this, a consumer can buy 6.2 kg more sugar for 837. The reduced price per kg of sugar is. सरकार ने चीनी के दाम में 10% की कटौती की है। इससे एक उपभोक्ता 837 रुपये में 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी की घटी हुई कीमत क्या है। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन था, लेकिन उसमें पूछा गया था ओरिजिनल प्राइस क्या था, है ना। जब भी प्राइस कम होता है तो आप क्या करते हैं, पैसा तो उतना लेके जाते हैं, लेकिन प्राइस कम हो गया तो आपको सामान ज़्यादा मिल जाता है। ओके, मतलब इसको दूसरी भाषा में आप क्या बोल सकते हैं कि उतने ही पैसे में आप जो है ज़्यादा सामान लेके आते हैं। अगर वो ओरिजिनल प्राइस होता, अगर वो होता तो आप उतने पैसे नहीं देते, आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ता और उसमें से क्या करते थे आप, अभी का जो प्राइस है माइनस कर देते थे, और जो आपको एक्स्ट्रा सामान मिल रहा है वो वही प्राइस को आप देखते कि कितना रुपए में हमको कितना सामान मिल रहा है, वो उसका ओरिजिनल प्राइस होता। जैसे हमने एक पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी ऑफ शुगर क्या है, आपको ये बताना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, उससे भी आसान क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि शुगर का प्राइस 10% कम कर दिया है। प्राइस कम कर दिया तो आपको पास सामान क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। कितना सामान आपके पास ज़्यादा मिलेगा, 6.2 kg जो है आपको सामान ज़्यादा मिलेगा। कब, जब प्राइस में कमी कर दी गई। 837 रुपये आप पहले लेके जाते थे, अभी भी 837 रुपये लेके जाते हैं, लेकिन अब क्या हो गया, प्राइस में कमी होने के कारण ज़्यादा सामान मिल रहा है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको ज़्यादा सामान मिल रहा है 6.2 kg, है ना। प्राइस कितना कम हुआ 10%, तो इसका 10% क्या है 83.7 रुपीज़, है ना। 3.7 रुपीज़ जो 10% है, इसी का तो आपको 6.2 kg मिल रहा है। ओके, आपको ये बताना है कि अब जो है चीनी की कीमत क्या है, आपको कितने रुपए पर केजी मिलेगा। तो 1 kg की कीमत क्या हो जाएगी, तो 83.7 अपॉन 6.2, ठीक है। इसको काटिए, 13.5 आपके पास निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सोचिए और खुद से करने की कोशिश करिए। हमने क्यों इसका 10% ले लिया, क्योंकि 10% की कमी जो है सभी प्राइस में देखने को मिली है, सभी प्राइस में, है ना। तो इसलिए हमने इसका 10% लिया। जब ओरिजिनल प्राइस पूछा जाता तो हम नहीं कर सकते थे ऐसा काम, फिर गलत हो जाता। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सेम क्वेश्चन है वैसे ही। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग्स, 4 eggs लेस आर अवेलेबल फॉर 24, द प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स पर डजन इज। अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि होने के कारण 24 के लिए 4 अंडे कम उपलब्ध हैं। प्रति दर्जन अंडे की वर्तमान दर क्या है।
वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला किया था, उसमें घट रहा था, इसमें बढ़ रहा है। क्या है कि अंडों के प्राइस में 50% बढ़ा दिया जाता है। अब प्राइस बढ़ गया, आप तो पैसे उतने ही लेके जाते थे। कितना लेके जा रहे थे? 24 रुपये पहले भी लेके जाते थे, अभी भी लेके जाते हैं। प्राइस बढ़ गया तो आपको अंडे कम मिलेंगे। कितने कम मिलेंगे भाई? 4 अंडे कम मिलेंगे। प्राइस कितना बढ़ा है? 50%। इसका 50% कितना होता है? 12 रुपया। 12 रुपये में आपको 4 अंडे कम मिल रहे हैं, ठीक है। 12 रुपया में आपको दिस इज़ रुपया एंड 4 अंडे जो हैं एग्स कम मिल रहे हैं। तो एक अंडे का जो अभी कीमत चल रहा है, कितना चल रहा है? 3 रुपया ना, 3 रुपया। तो पूछा कि बताइए एक डज़न 12 अंडों की क्या कीमत होगी? 36 रुपये। आंसर। दोस्तों अपनी परसेंटेज की क्लास ख़त्म होती है। इसमें मैंने कोशिश की कि मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन अलग अलग तरह के ले सकूं, आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखा सकूं। आई होप आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दूसरों के साथ, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे आगे इस तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।